व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। दे वर्क हार्ड, वे कड़ी मेहनत करते हैं। और फोर्थ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थात सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है, पूर्व में उगता है। जो ये मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, जो ये सेंटेंस व्हाइट बोर्ड में आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस प्रकार के सेंटेंस हैं? क्या ये डेली किए जाने वाले या आदतन क्रियाएं हैं? अगर आपका जवाब सही हाँ है तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही सेंटेंस के बारे में, ऐसे ही काल के बारे में जो ऐसे वाक्यों को बोलने में मदद करता है। जी, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी टेंस का सबसे जो टफ सेक्शन है, टफ टाइप है, वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ये कहाँ यूज होता है? तो डेली के जो काम है उसको बताने के लिए, जो आपकी हैबिट है उसको बताने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात ऐसी बात जो हर जगह मानी जाती है, हर जगह सत्य होती है। जैसे क्या? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है। ये बात भारत के लिए भी सही है, ये विदेश में, अगर मैं अमेरिका में रहकर भी बोलता हूं तो ये बात क्या है? सही है। दे वर्क हार्ड, वे कड़ी मेहनत करते हैं। सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। देखो ये क्या है? इसकी हैबिट भी हो सकती है और इसका डेली रूटीन भी हो सकता है ना? तो ऐसे सेंटेंस जो डेली रूटीन को बताने के लिए, हैबिट को बताने के लिए या यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए यूज किया जाता है, वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला जाता है। एक सेंटेंस और है जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे क्या? सी वर्क्स इन स्कूल, सी वर्क्स इन द स्कूल, सी वर्क्स इन स्कूल, ऐसा कर बोलता हूं। सी वर्क्स इन अ स्कूल, वो एक स्कूल में काम करती है। तो यहां देखिए, किसी की अगर परमानेंट सिचुएशन है उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर क्या है? मैंने क्या बताया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? ऐसा टेंस जो डेली रूटीन को बताता हो, ऐसा टेंस जो हैबिट को बताता हो, ऐसा टेंस जो परमानेंट सिचुएशन को बताता हो, ऐसा टेंस जो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता हो, सार्वभौमिक सत्य की बात करता हो, वो टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करता हूं, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? उसकी संरचना, वो किस तरह से बना है। तो इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो सकारात्मक हो, स्वीकारात्मक हो, उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? नकारात्मक वाक्य हो, जिसमें नहीं का बोध होता हो, वो नेगेटिव सेंटेंस है। और थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो, उसको हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर रहा था तो स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे? देखिए, सबसे पहले इसमें होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा एस या ईएस, एस या ईएस। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है तो इसको हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। लेकिन मैं अभी इसको हटा दे रहा हूं। आप क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कहाँ अगर जरूरत पड़े तो एस या ईएस, और लास्ट में लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद डू या डस के साथ हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले डू या डस पहले आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और लास्ट हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? कुछ सेंटेंस को रख कर देखते हैं कि उस सेंटेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले कोई भी एक सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है? कि टेंस शुरुआत करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जाकर आप देखिए, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक? तो उसमें आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक? तो जैसे मान के चलिए अगर मैं यहाँ लिखा हूँ ही, तो ही क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। ही के जगह में किसी का नाम भी लिख सकता था, जैसे क्या? रोहन,
ठीक, अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई भी वर्ब ले लीजिए, चाहे वो प्ले कर दीजिए, सिंग कर लीजिए, कुक कर लीजिए, लॉफ कर लीजिए, स्माइल कर लीजिए, स्विम कर लीजिए, कोई सा भी। तो उसके बाद आप कोई भी एक वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिया सिंग, ही सिंग, ठीक है, तो यहां भी क्या आएगा, सिंग। ठीक, अब इसके बाद देखिए एस या ई एस। अभी आपको ये आइडिया नहीं है कि कहाँ एस लगाते हैं और कहाँ ई एस लगाते हैं, ठीक है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो चूंकि मैं आपको बता दूं, जब कभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात होगी, यानी ही शी इट की बात होगी, यहां सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, ही शी और इट, या कोई नाम हो, ही शी और इट कोई नाम हो, तो हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह मैंने ही लिखा या रोहन लिखा, वर्ब की जगह मैंने सिंग लिखा है, ठीक है, चूंकि ये क्या है, ही शी इट के अंतर्गत ही आ रहा है, ही शी इट ही है एक तरह से, तो मैं इसके साथ क्या यूज करूंगा, एस लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा, एस लगा दिया। ही सिंग्स, रोहन सिंग्स क्या करता है, ठीक है, तो मैंने एक गाना गाता है, रोहन ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है, ठीक। या फिर चाहूं तो मैं ही ऐसा भी लिख सकता हूं, ही सिंग सॉन्ग्स, वह गाना गाते हैं, ठीक है, वह गाना गाता है। तो यहां क्या आ गया, यहां देखो एक से ज्यादा है तो सॉन्ग्स हो गया, अगर सिंगल होता एक गाना गाता है तो यहां मैं क्या कर सकता था, आ सॉन्ग लिख देता, ठीक है, एक से ज्यादा गाना है तो सॉन्ग्स होता, ठीक है। तो यहां देखो रोहन सिंग्स आ सॉन्ग बोला, ऐसा लिख सकता हूं मैं, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये ऐसा हो गया। अब देखिए इसमें आपको क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये सब्जेक्ट की जगह ही लिखा या फिर रोहन लिख सकते हैं, वर्ब की जगह आपने किसका प्रयोग किया, सिंग का प्रयोग किया है, और ऑब्जेक्ट की जगह आपने क्या किया है, आ सॉन्ग को यूज किया है। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव एक सेंटेंस बन गया। नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूं, अगर इसी को हम नेगेटिव में बदलना चाहें तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही था, ठीक। अब ही के साथ क्या यूज होता है, तो ही के साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा। यहां फिर से मैं आपको बात कर दूं जो ही शी इट है, ही शी इट है, तो हाँ थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ डू को गायब कर दे रहा हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हमेशा क्या होगा, ही शी या इट होगा, या कोई नाम होगा, या फिर कोई नाम होगा, तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आएगा, डज नॉट, ठीक है, तो ही डज नॉट, ठीक। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या था हमारा, सिंग। अब इसमें एक चीज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, यहाँ एस था, यहाँ क्या था, एस था, क्योंकि यहाँ डज का प्रयोग हो गया है, ऑलरेडी डज का प्रयोग हो गया है, जिसमें ऑलरेडी ई एस है, इसलिए ये सिंग्स का एस इसमें से नहीं रहेगा, केवल सिंग रहेगा, मेन वर्ब रहेगा। यहाँ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, V1 का यूज किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, अ सॉन्ग, तो ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। और इसी का इंटेरोगेटिव अगर बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अदला बदली करते हैं, ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट है वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा और डू या डज जो है पहले नंबर। इसमें देखो सब्जेक्ट पहले नंबर में था और डज जो था सेकंड नंबर में था। अब ये क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे, तो डज को पहले लिखेंगे, डज सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज ही सिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक भी बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है, ही सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है, इसका मतलब क्या है, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाता, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है, तो ये क्या का सेंस आ गया। तो इसमें उत्तर क्या होता है, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है तो उसमें हाँ या नहीं का उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है, तो हाँ गाना गाता है या गाना नहीं गाता है, ये उत्तर सामने वाले से हम उम्मीद करते हैं। चलिए और देखते हैं कुछ और दूसरा एग्जाम्पल। अब यहां मैं डू को लेकर आ रहा हूं, वापस डू को लेकर आ रहा हूं। तो डू या डज वाले में पहले थोड़ा सा एक रिमाइंड करा दूं, हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके 2 वर्जन होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, आप उसमें देख लेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई यानी मैं, और अगर वही बहुवचन में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो वो हो जाता है वी। सेकंड में कौन होता है, सामने वाला यानी यू यानी आप, ठीक है, ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू का यू ही रहता है। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी एक वचन होता है ही, शी और इट,
और इसका जो प्लूरल होता है वो दे होता है। तो डज का प्रयोग कहाँ होगा? ही शी इट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। और ही शी इट को छोड़ करके, ही शी इट को छोड़ करके बाकी सब के साथ, रेस्ट ऑल, बाकी सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? तो डू का प्रयोग करते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ये ही शी इट है तो इसके साथ एक चीज और याद रखिए, वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, और बाकी अगर कुछ नहीं है, बाकी योग के साथ क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर से और एक एग्जांपल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आई टीच इंग्लिश। अब यहां देखिए सब्जेक्ट कौन है इसमें? आई है, वर्ब क्या है? टीच है। और क्या मैंने यहां एस या ईएस का प्रयोग किया है? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि एस या ईएस का प्रयोग कब होगा? जब सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, शी हो, इट हो, या फिर कोई नाम हो। जैसे क्या? रोहन, मोहन, सीता, गीता, कोई भी एक पर्सन का कोई नाम होगा, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? ही, शी, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। या कोई वस्तु का नाम हो, बुक है, पेन है, पेंसिल है, एक फॉर्म में है, एक संख्या में है, तब वहां हम एस या ईएस का प्रयोग। चूंकि आई बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोला? अपने आप को गिना हूं, सिंगुलर हूं, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। ही शी इट नहीं है। लेकिन यहां अगर मैं किसी का नाम लिख दूं, क्या नाम लिख दूं? उदाहरण के लिए जैसे मैंने बोल दिया बबीता, बबीता बोल दिया, तो बबीता अगर बोला तो ये टीच जो है, टीच नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा? टीचेस हो जाएगा। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ अब क्या जुड़ गया? ईएस लग गया, और उसके बाद इंग्लिश। यानी मेनली चेंजेस कहाँ आते हैं? इसी वर्ब में आते हैं। बाकी किसी प्रकार का चेंजेस करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस या ईएस है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अगर नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसे लिखूंगा? आई। अब यहां देखो, जस्ट अभी मैंने बताया क्या कि डज का प्रयोग सिर्फ कहां होगा? ही, शी, इट के साथ, या फिर कोई नाम के साथ। क्योंकि आई यूज किया हूं तो यहां डू आ जाएगा, और डू के साथ नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट, ठीक है। अब यहां क्या लिखा हूं मैंने? टीच। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ऐसा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का। अगर यही बबीता जी करें तो ये क्या हो जाएगा? बबीता। डू के बजाय क्या यूज करोगे आप? डज नॉट। डू के बजाय डज नॉट यूज करेंगे आप लोग। और उसके बाद अब यहां देखो, यहां टीचेस था, लेकिन अब यहां मैं क्या यूज कर रहा हूं? टीच का प्रयोग कर रहा हूं। तो टीच का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां ऑलरेडी डज आ गया है। जैसे ही डज आया, वर्ब का एस या ईएस गायब हो जाता है, ठीक है। तो बबीता डज नॉट टीच इंग्लिश, ये आपका स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का। इसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर देखते हैं, प्रश्नवाचक, तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? अदला बदली कर दो, यानी डू को आई के जगह रख दो और आई को डू के जगह रख दो, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यानी डू को मैंने पहले आई की जगह रख दिया और आई को डू के जगह रख दिया। डू आई टीच, यहां करना है ना, यहां से जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसी के आगे आपको डू लगाना है, या ये वाला जो बबीता है इसके आगे आपको क्या लगाना है? डज लगाएंगे, ठीक है। तो डू आई टीच इंग्लिश, और ये क्वेश्चन मार्क, डज बबीता टीच इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर नेगेटिव का बनाना चाहते नॉट के साथ, तब भी वैसे ही बना सकते। तब इसे कैसा होता? डू आई नॉट टीच इंग्लिश, या डज बबीता नॉट टीच इंग्लिश, ऐसे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है अफर्मेटिव का भी बनता है और नेगेटिव का भी बनता है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना होता है, ठीक। तो ये आपका क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य का जिसमें हाँ का बोध होता है, नेगेटिव जिसमें नहीं का बोध होता है अर्थात नकारात्मक वाक्य होता है, और इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्न का बोध होता है, मतलब सेंटेंस में हमको प्रश्न का आभास होगा, ठीक है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका है। चलिए और कुछ देखते हैं।
हेडिंग रूल्स, SES या फिर IES। अब आपने क्या देखा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्ले है तो ये क्या हो जा रहा है, कहीं पर प्लेज हो जा रहा है। कुक है तो ये क्या हो जा रहा है, कुक्स हो जा रहा है। वॉच है तो ये क्या हो जा रहा है, वॉचेस हो जा रहा है। ये चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है। और इसके अलावा जैसे सिंग का यूज़ किए थे तो ये क्या हो गया, सिंग्स हो गया। डांस है जैसे, तो डांस का क्या हो जाएगा, डांसेस हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट भी बताया था क्या कि 3 पर्सन है हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका सिंगुलर और प्लूरल हमने देखा। सिंगुलर क्या था, आई था, प्लूरल इसका वी था, यू था, और ये यू है, और ये क्या है, ही, शी और इट है। और इसका जो प्लूरल हमने क्या देखा था, ये दे है। तो ही, शी, इट जहाँ जहाँ है उसके साथ हम ये यूज़ कर रहे हैं, यानी प्ले के बजाय प्लेज यूज़ कर रहे हैं, कुक के बजाय कुक्स यूज़ कर रहे हैं, वॉच के बजाय वॉचेस यूज़ कर रहे हैं, सिंग के बजाय सिंग्स यूज़ कर रहे हैं, डांस के बजाय डांसेस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बाकी सभी के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आई, वी, यू और दे के साथ हम ये वाला हिस्सा यानी प्ले, कुक, वॉच, सिंग और डांस का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे कुछ रूल्स हैं। आइए उन्हीं रूल्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला रूल्स यही है कि अगर ही, शी, इट आ जाए, पहला रूल्स क्या है, ही, शी, इट आ जाए, सब्जेक्ट के रूप में ये क्या हो, ही, शी, इट हो, तो आपको करना क्या है, जो आपका वर्ब है, जैसे क्या, प्ले का प्लेज कर देना है। क्या करेंगे, ये V1 जो है V5 बन जाता है। V5 क्या, किसको बोलते हैं, जब V1 के साथ हम S या ES को जोड़ते हैं तो वो V5 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम V5 में कन्वर्ट करेंगे, यानी प्ले को प्लेज में, कुक को कुक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जनरली ऐसा क्यों करते हैं, तो ये आपने देखा कि जनरली ही, शी, इट है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में अगर ही, शी, इट है तो उसमें हम क्या करेंगे, प्ले को प्लेस कर रहे हैं, कुक को कुक्स कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जैसे हैं, क्या बहुत सारे हैं, जैसे क्या स्विम है तो इसको क्या कर रहे हैं, स्विम्स कर रहे हैं। ठीक, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। या और भी हैं, लॉफ है तो इसको क्या यूज़ कर रहे हैं, लॉफ्स यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, तो हमको इसमें डिफरेंशिएट बताना है। अंतर बताने के लिए हम जनरली क्या है कि आई, वी, यू के साथ अंतर बताने के लिए हम क्या करते हैं, V1 के बजाय V5 करते हैं। पहला रूल तो यह है कि सामान्य रूप से हम S लगाते हैं, और एक तरह से ही, शी, इट है तो वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाता है, S नॉर्मली जुड़ जाता है। लेकिन कहीं कहीं आप देखते होंगे ऐसा भी है क्या कि जैसे रीच है तो ये क्या हो जा रहा है, रीचेस हो जा रहा है। पुश है तो ये क्या हो जा रहा है, पुशेस हो जा रहा है। मिक्स है तो ये क्या हो जा रहा है, मिक्सेस हो जा रहा है। तो ऐसा भी तो आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे ही, शी, इट के साथ यूज़ हो रहे हैं, ही, शी, इट, या फिर किसी नाम, किसी नेम के साथ। जैसे क्या मैंने आपको बताया था कि ये रोहन भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सीता भी हो सकता है, गीता भी हो सकता है, रिया भी हो सकता है ना। तो ये इनके साथ आप रिच यूज़ नहीं करेंगे। रिच यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, पुश यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, मिक्स यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, रिचेस होगा, पुशेस होगा, मिक्सेस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। और वो भी कहाँ, अफर्मेटिव में यूज़ होगा। सिर्फ अफर्मेटिव ना, ओनली इन अफर्मेटिव, ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस में रिच का रिचेस, पुश का पुशेस और मिक्स का मिक्सेस यूज़ कर रहे हैं। तो इसके पीछे कहानी क्या है, चलिए उसको हम देखते हैं। तो ES का यूज़ जनरली पहले मैंने बताया, सामान्य रूप से आप क्या करोगे, पहला है कि नॉर्मली आप S लगा देते हो, दूसरा वाले में ES लगाना है। ES कब लगाएंगे, ES कब लगाएंगे, जब वर्ब का जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका लास्ट लेटर यानी अंतिम अक्षर, लास्ट लेटर या अंतिम अक्षर में, अंत में, ठीक है, लास्ट लेटर में या अंत में बोल सकते हो, क्या आना चाहिए, O हो, X हो, Z हो, SS हो, SH हो या CH हो। तब ऐसी कंडीशन में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ES जोड़ देते हैं। जैसे क्या, अगर गो है, ठीक, तो देखिए नॉर्मल ये
ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म किसको बोलते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ई एस को जोड़ दिया जाए तो उसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। तो देखो गो है, तो गो के लास्ट लेटर में क्या है, लास्ट में क्या है, ओ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोज हो जाता है। इसी प्रकार अगर मैं डू बोलूं तो डू का क्या होगा, आप लोग बताएंगे। देखिए गो का गोज हुआ तो डू का क्या हो जाएगा, डज होगा। क्या होगा, डज हो जाता है। इसी प्रकार एक्स की बात कर रहा हूं, यहां देखो लास्ट में क्या है, एक्स है, लास्ट में क्या है, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्सेस। फिक्सेस क्या होगा, फिक्सेस। या मैं ऐसी कर दूं मिक्स, तो ये क्या हो गया, मिक्सेस, मिक्सेस, ठीक। इसी प्रकार बज, बज मतलब एक तरह की आवाज होती है मधुमक्खियों की, इसको बजिंग कहते हैं, है ना, बज, उसी से है बज, ठीक। तो ये बज, तो यहां देखो लास्ट में क्या है, जेड है। क्या है, जेड है, ठीक। तो जब जेड है लास्ट में तो ये क्या हो जाएगा, बजेस, ई एस लगेगा। क्या लगेगा, ई एस लगेगा। जैसे एस है, डबल एस, जैसे एक है क्या, पास, पास, इसमें क्या है, डबल एस है, तो ये क्या हो जाएगा, पासेस, पासेस, ठीक है। एक और देखता हूं, जैसे क्या, मिस, मिस मतलब याद करना, तो इसका ही शी इट के साथ जब प्रयोग होगा तो मिसेस, ठीक है, इस तरह से यूज होगा। अब हमारा क्या है, जैसे एस एच है ना, क्या, पुश लिख देता हूं, पुश में एस एच लास्ट में आ रहा है तो इसका ही शी इट के साथ पुशेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुशेस। ऐसी ब्रश है, जैसे मान के चलो कि अगर ब्रश आता है उसमें भी एस एच आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रशेस, ठीक है। और लास्ट में एक सी एच वाला भी आ रहा है ना, तो सी एच वाले में जैसे जैसे क्या है, मैं कैच बोल रहा हूँ, कैच, तो ये क्या हो जाएगा, कैचेस, कैचेस। ये लास्ट में सी एच है तो ई एस जुड़ जाएगा उसमें, कैचेस। मैच है तो ये क्या हो जाएगा, मैचेस, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कहाँ ई एस का प्रयोग होगा, कहाँ होगा, जब वर्ब का लास्ट में क्या हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, डबल एस हो, एस एच हो और सी एच हो, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ई एस को लगा देते हैं। तो इस तरह से इस रूल्स को आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा कंफ्यूज करता है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, क्या याद करना है, एक्स ओ जेड, एक्स ओ जेड क्या है, एक्स ओ जेड, डबल एस, सी एच और एस एच, बस इतना को याद करना है आपको। इतना याद हो गया तो आप समझ जाओ कि लास्ट में क्या लगाएंगे, इसके ई एस का प्रयोग करना है। चलिए थर्ड है आई ई एस। तो थर्ड रूल्स क्या बोलता है, आई ई एस कब लगाते हैं, जब वर्ड हो, जब कोई वर्ड हो यानी वर्ब हो, है ना, वर्ब वाला वर्ड होता है और उसका जो लास्ट है वो वाई से खत्म होता है, यानी लास्ट लेटर क्या हो, इसको अच्छा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो प्लस वाई हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो और प्लस क्या हो, वाई हो। वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लास्ट में वाई आएगा और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन, ठीक है। अब आपको स्वर और व्यंजन मालूम होना चाहिए। वॉवेल्स किसको बोलते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इसको स्वर कहते हैं। और रेस्ट ऑल, बाकी जितने भी लेटर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के, इनको क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है, यानी व्यंजन कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। तो कॉन्सोनेंट और उसके बाद वाई हो तो हम क्या करते हैं, इस वाई को हटा देंगे, वाई को हटा देंगे और क्या यूज़ करते हैं, ये कॉन्सोनेंट के साथ आई ई एस जुड़ जाता है। कॉन्सोनेंट के साथ क्या जुड़ जाता है, आई ई एस जुड़ जाता है। अच्छा कैसे होता है, देखिए जैसे अगर मैं बोलता हूं ये क्राई, लास्ट लेटर क्या है, वाई है और उसके ठीक पहले क्या है, आर है। आर क्या है, क्या वो ए, ई, आई, ओ, यू है, नहीं है, अर्थात वो कॉन्सोनेंट है। तो ये क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा। फ्लाई तो क्या हो जाएगा, फ्लाइज, ठीक है। फ्राई, फ्राइज। तो इस तरह से आपने देखा सबके लास्ट में क्या है, वाई है और वाई के ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो हम वाई को हटा देंगे और उसके बदले क्या लिखेंगे, आई ई एस, आई ई एस। तो इस तरह से इसका यूज होगा। और ये कहाँ होगा, ही, शी, इट या फिर कोई नेम। और ये वाला कहाँ होगा, तो ही, शी, इट को छोड़ करके बाकी सभी के साथ।
ठीक है। क्राई, फ्राई, फ्लाई ये बाकी सबके साथ यूज होगा, लेकिन ही, शी, इट अगर कोई नाम है तो उसके साथ हम क्राइज, फ्लाइज और फ्राइज यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा ये, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है, लास्ट में अगर वाई है, लास्ट में क्या है? वाई है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट के बजाय अगर यहां वॉवेल हो जाए, कॉन्सोनेंट के बजाय वॉवेल हो जाए, ये भी पॉसिबल है, तब हम क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं है इसमें। फिर इसमें कॉन्सोनेंट के बाद मतलब वाई है, तब तो वाई को हटाएंगे और आई एस लिखते हैं, लेकिन वॉवेल के बाद अगर वाई है तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, केवल एस लगा देना है। ठीक है, यानी वर्ब के साथ एस लगेगा। एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ क्या है? प्ले, वाई लास्ट में है और उसके ठीक पहले क्या है? ए है, और ए क्या है? वॉवेल्स है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेज में। किसमें? प्लेज में। या फिर मैं लिखता हूँ से, लास्ट में वाई है और उसके पहले क्या है? ए है, तो ये क्या हो जाएगा? सेज। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्पेशली यूज़ किए जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव को थोड़ा सा एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कुछ और भी हैं, चलो उसको आप लोग बताएंगे कि ये और क्या हो सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं यहां पंच, तो इसका क्या यूज होगा? क्या होगा इसका? यस, अगर आपने पंचेस कहा होगा तो आप क्या है? सही है, पंचेस कहा होगा तो सही है। अगर आपने यहां वॉच लिख दूं मैं यहां, ठीक है, यहां भी सी एच है, तो ये क्या हो जाएगा? वॉचेस होगा। क्या हो जाएगा? वॉचेस। अगर मैं वॉश लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? वॉशेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको आपको याद रखना है। चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या वो आपसे बनता है। अगर मैं लिख दूं वह गाना गाती है, तो चलिए आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिए क्या हो सकता है। वह गाना गाती है, ठीक है, या रिया फिल्म देखती है। रिया फिल्म देखती है। थर्ड, वे इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं। ठीक। चौथा, क्या वह रोज पढ़ता है। क्या वह रोज पढ़ता है। और पांचवा, मैं चाय नहीं पीता हूँ। मैं चाय नहीं पीता हूँ। ठीक, ये है। अब इसको आप बना के देखेंगे। अगर आप बना के देखते हैं और आपका आंसर ये है, जैसे वह गाना गाती है, तो क्या हो जाएगा? सी सिंग्स सॉन्ग। ठीक है, वह गाना गाती है। ठीक। रिया फिल्म देखती है, तो इसका क्या हो जाएगा? अगर आपने ये बनाया है, रिया वॉचेस मूवी। रिया एक फिल्म देखती है, ठीक है, रिया वॉचेस अ मूवी। वे इंग्लिश बोलते हैं, क्या हो जाएगा इसका? दे स्पीक इंग्लिश। अगर आपने ये बनाया सही है। क्या वह रोज पढ़ता है, ठीक है, वह, तो वह आया तो डज आ जाएगा। ठीक। क्या वह, डज ही रोज पढ़ता है। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। डज ही रीड डेली, या रीड के बजाय आप स्टडी भी यूज कर सकते हैं। डज ही स्टडी डेली या एवरी डे। डज ही स्टडी एवरी डे। एवरी डे, क्या वह रोज पढ़ता है। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं चाय नहीं पीता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? आई डू नॉट ड्रिंक टी, या ड्रिंक के बजाय आप टेक भी कर सकते हो। ठीक है, आई डू नॉट टेक टी। आई डू नॉट टेक टी। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस कहाँ हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर पर बेस हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव है, ये वाला इंटेरोगेटिव है, और ये वाला क्या है? नेगेटिव है। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को देखा। तो एक क्विक रिवीजन हो जाए, ताकि जो भी आपने पढ़ा है
उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो क्विक रिवीजन में मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, हमने क्या देखा, अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। या इसी का एक और वर्जन क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या फिर आईईएस बोल सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा। दूसरा नेगेटिव में क्या देखा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डस के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने क्या देखा कि डू या डस को आप पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपने देखा, ये स्ट्रक्चर हमने सीखा था। एडिंग रूल्स, इसके अलावा हमने क्या सीखा, एडिंग रूल्स। इसके अलावा हमने क्या देखा, एडिंग रूल्स। एडिंग रूल्स में मैंने 4 रूल्स आपको बताए। पहला, सामान्य रूप से जो वर्ब है उसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। जैसे क्या, रीड है तो क्या हो गया था, रीड्स। राइट है तो क्या लगाए थे, राइट्स। ये सामान्य रूप से आपने एस लगाया। दूसरा रूल्स क्या बोला था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ई एस लगा रहे हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, ई एस लगा रहे हैं। तो क्या कब लगाएंगे, जब लास्ट में क्या हो, एक्स ओ जेड एस एस सी एच और एस एच है, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फिक्स है तो फिक्सेस, गो है तो गोज, बज है तो बजेस, पास है तो पासेस और कैच है तो कैचेस और पुश है तो पुशेस। ऐसा करके मैंने बताया था, यानी लास्ट में आपको लेटर को पहचानना है, एक्स ओ जेड, ठीक है, डबल एस सी एच और एस एच। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये कब हो जाएगा, जब हमारा क्या हो, ही शी इट के साथ पाला पड़े, ही सिट का यूज हो, सब्जेक्ट के रूप में कौन होना चाहिए, ही शी इट होना चाहिए। तब ये भी कब होता है, जब ही शी इट या फिर कोई नाम हो, तभी इसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, रीड को रीड्स बनाएंगे, राइट को राइट्स बनाते हैं। इसमें भी वैसी ही है। थर्ड रूल हमने क्या देखा था, लास्ट वाई हो लेकिन वाई से ठीक पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। वाई से ठीक पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट होता है। ऐसा अगर कोई है, ये थर्ड रूल था। हम जैसे क्या मैंने आपको बताया था कि क्राई, तो क्राई का क्या हुआ था, क्राइज। फ्लाई तो फ्लाइज हमने जाना। इसी प्रकार चौथा कि अगर वॉवेल हो और लास्ट में वाई हो, वॉवेल हो और लास्ट में क्या हो, वाई होता है। जैसे क्या, प्ले, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाता है। यानी आप इस वाले में क्या कर रहे हैं, जब भी ऐसा हो तो ये चेंज किस में होता है, कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट के साथ आई ई एस लग जा रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ आई एस लग रहा है। और इस तरह से है, वॉवेल के साथ वाई हो तो वो कैसे चेंज हो रहा है, वॉवेल के साथ एस लग जा रहा है, ठीक है। तो ये प्ले का क्या हो जा रहा है, प्लेस हो जा रहा है। से का क्या हो जा रहा है, सेज हो जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखाया जस्ट अभी। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, होमवर्क से पहले कुछ और चीज़ें जैसे मैंने आपको बताना चाहूँगा, खासकर अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस यूज़ होता है, किस चीज़ को यूज़ होता है, बताने के लिए कि डेली रूटीन अगर बताना है, डेली रूटीन अगर बताना है तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे क्या, मतलब जो आप रोज़ काम करते हैं। जैसे मैं सुबह उठा, सुबह कितने बजे उठा, 6 बजे उठा, तो मैं क्या बोलूँगा, आई गेट अप एट 6 AM, ठीक है। तो यहाँ मैंने गेट अप का यूज़ किया, गेट फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। दूसरा, मेरी माँ की सुबह की रूटीन क्या है, माई मदर टेक्स बाथ, नहा लेती है। कितने बजे नहा लेती है, एट 7 AM, ठीक है। 7 बजे रोज नहा लेते, 7 AM,
ठीक है, 7 बजे क्या करती है, वो नहा लेती है। तो ये डेली रूटीन की बात हो रही है। जब डेली रूटीन की बात होती है, जैसे और मैं क्या है, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, ये क्या है, मेरे डेली रूटीन है, डेली हैबिट है। या हैबिट के रूप में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं हैबिट के रूप में भी यूज़ कर सकता हूँ। हैबिट को डेली रूटीन आपने समझ लिया, जैसे हैबिट को भी बताना है। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत को बताने के लिए। जैसे क्या, माई फादर, उनकी हैबिट है रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। मेरे पापा जो हैं सुबह क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। रीड न्यूज़पेपर डेली इन द मॉर्निंग, ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेली इन द मॉर्निंग, रोज सुबह में क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये एक चीज़ है। और क्या कर सकते हैं, जैसे माई ब्रदर डज एक्सरसाइज, डू मतलब करना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डज, ये डू में क्या लगा है, ES लगा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डू एक्सरसाइज एवरी डे, वो रोज क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है, ये उसकी हैबिट है। तो जो हैबिट है उसको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो आपने क्या देखा, डेली रूटीन को बताने के लिए, हैबिट को बताने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और भी देखते हैं। थर्ड कंडीशन है परमानेंट सिचुएशन। थर्ड कंडीशन क्या है, परमानेंट सिचुएशन। इसको बताने के लिए भी क्या करते हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे क्या, आई वर्क इन अ स्कूल, मैं एक स्कूल में क्या करता हूं, काम करता हूं, ये परमानेंट सिचुएशन है, ठीक है। सी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल में काम करती है। तो यहां देखिए ये क्या है, परमानेंट सिचुएशन है। तो यहां वर्क क्या हो गया, वर्क्स हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही शी इट है, उसके साथ SES लगता है, IS लगता है, आपको रूल्स मैं आपको बता चुका हूं। और चौथा कंडीशन क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ किसको कहते हैं, ऐसी बात जो हर जगह सत्य हो, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। जैसे क्या, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उगता है। या द अर्थ राउंड द सन, ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, तो यहाँ राउंड हुआ है, द अर्थ राउंड्स द सन, ठीक है। या द डॉग, या सीधा सीधा डॉग लिखते हैं, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कुत्ते जो हैं अजनबियों को देखकर क्या करते हैं, भौंकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बार्क्स आ गया, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, डॉग है, ठीक है। डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं डॉग्स, तब यहां बार्क के बजाय क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, बार्क एट स्ट्रेंजर, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, कई सारे कुत्तों की बात हो रही है, तो ये ज़्यादा करेक्ट है। डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कुत्ते जो हैं अजनबियों को देखकर क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो ये सारी बातें क्या हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और एक सेंटेंस हो सकता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्या करता है, उबलने लगता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बात भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है और सार्वभौमिक सत्य है, यानी हर जगह ये सत्य को स्वीकार किया गया है। तो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, तो पहला है डेली रूटीन को बताने के लिए, दूसरा है हैबिट को बताने के लिए, तीसरा है परमानेंट सिचुएशन को बताने के लिए, और चौथा जो है यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क, अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से भी आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो इस होमवर्क को जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको राइट 10 सेंटेंस about your daily routine, about daily routine in present indefinite tense। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो भी आपने
मतलब सेंटेंस बनाए हैं, उनको क्या करना है, चेंज योर सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म। जो भी आपने सेंटेंस आपने अभी अफर्मेटिव के बनाए थे, ये इसको अफर्मेटिव में लिखना है, ठीक है। अब इन्हीं अफर्मेटिव को आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना, यानी 5 को आपको चेंज करना है, 5 को नेगेटिव बना लेना है और 5 को इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखना है। और तीसरा, एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है। क्या चीज़ को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, बताना है, अच्छे से समझाना है। क्या चीज़ समझाना है, एक्सप्लेन एडिंग रूल्स ऑफ SES या IES, ठीक है। इसको आपको अच्छे से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसको आपको फेयर कॉपी में करना है। अगर इतना चीज़ आप कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। और ये आपके जब तक स्कूल में पढ़ोगे या जब तक कंपटीशन दिलाते रहोगे इंग्लिश के बारे में, ये हमेशा आपको हेल्प करेगा। एक बार में क्लियर कर लो और हमेशा के लिए आपके आने वाली पीढ़ियों को भी बताने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा।